अब आइए मध्य प्रदेश का इतिहास। देखिए एमपी के स्टूडेंट के लिए तो वही तो क्लास चल रही, भेजो क्लास में। हाँ, उसी की तो क्लास चल रही है। तो एमपी का हिस्ट्री वैसे तो सभी की मोटी मोटी बातें सभी को पता होनी चाहिए, लेकिन जो हिस्ट्री सब्जेक्ट वाले लोग हैं उनके लिए इस पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री में अभी तक नेशनल लेवल पर काफी अच्छी स्टडी हो चुकी है। अब जो रीजनल हिस्ट्री है, क्षेत्रीय इतिहास है, उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है ना। तो क्षेत्रीय इतिहास को यानी कि ध्यान में रख करके चीजें आपको थोड़ा सा हिस्ट्री सब्जेक्ट वालों को पढ़नी है, और आप सभी लोगों को जनरल यानी कि एक हिस्ट्री पढ़नी है आपको, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का जो इतिहास है, इस इतिहास क्रम में आपका सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल की हम बात कर रहे हैं। कौन सा? यस, अपने आप बनी है। हाँ, क्योंकि आप अपने बारे में जाने, सामान्य ज्ञान है वो इसलिए कर दी क्योंकि आप अपने बारे में और अपने आसपास के बारे में जाने। पहले तो अपने घर के बारे में जाने, फिर मोहल्ले के बारे में जाने, उसके बाद अपने शहर के बारे में जाने, फिर उसके बाद अपने यानी कि जिले के बारे में जाने, उसके बाद अपने प्रदेश के बारे में जाने, उसके बाद अपने देश के बारे में जाने, फिर पूरी दुनिया के बारे में जाने। मतलब अपने ज्ञान को व्यापक करते जाओ, यानी कि क्या, शून्य से शिखर की ओर पहुंचते जाओ। ये आपको अपना मतलब ब्रेन को ब्रॉड करने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी होती है कि आपकी समझ देखी जा रही है। भाई ज्ञान नहीं दिया जा रहा, आपको ये देखा जा रहा है कि चीजों के प्रति आप कितने सजग हैं, कितनी आपकी यानी कि बारीकी नजर है, कि चीजों को आप कितना अच्छे से समझते हैं। एक तो ये होता है कि देख के निकल गए, एक समझ के निकले, उस पर गौर किया हमने, तो यही देखा जा रहा है कि आप चीजों को कितना गौर करते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल मतलब होता है प्रोटो हिस्टोरिक, सॉरी प्री हिस्टोरिक, मतलब ये वो समय है जब इंसान जो है कैसी अवस्था में है, आदिम अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में, नेचुरल में है। यानी कि यहां तक कि वो कपड़े भी नहीं पहनता है, आवास भी नहीं है, भोजन के लिए कुछ बनाना नहीं जानता है, जो मिल जाता है वही खा लेता है। उसको पता है कि ये खा लिया जाए, तो उसके दोस्त ने खा लिया, वो भी खाने लगा, बस वही खा पी रहा है। कहाँ, जो नेचर में मिल रहा है। अभी कुछ बनाना नहीं जानता, कुछ भी नहीं है, जीवन चल रहा है। लेकिन धीमे धीमे इनमें भी क्या होता है कि वो सिविलाइज हो रहा है, चीजें सीख रहा है। यानी कि पहले उसने पेड़ पत्ते खाए, फिर उसके बाद मांस खा लिया, फिर क्या हुआ कि आग लग गई और उसमें क्या हुआ कि मांस जला हुआ मिल गया, बड़ा टेस्टी लगा उसको यार, तो कच्चा खाया था उससे तो ये टेस्टी है। तो वो टेस्टी बनने के लिए अब उसने आग की खोज करना शुरू कर दी। पहले उसने देखा कि आग लगती कैसे, पत्थर आपस में टकरा जाते हैं, तो फिर हाँ, तो चकमक पत्थर जो होते हैं ना, उनको चकमक, जैसे इन्होंने हनुमान जी की आग जलवा दी थी चकमक से, है ना, तो वो ऐसे ही चकमक यानी कि करके क्या हो जाता है, आग लगाना सीख गया इंसान। फिर उससे क्या हुआ कि अब लगा के था ये वनस्पति सारी खत्म हो जाएगी, तो उसने क्या किया, पेड़ पौधे उगाना शुरू किया, मतलब एग्रीकल्चर करना शुरू किया। उसने देखा कि हम जानवर सब मार मार के खा जाएंगे तो जानवर ही खत्म हो जाएंगे, तो अब जानवरों का उसने पालना शुरू किया, जिससे उनको दूध मिलना स्टार्ट हो गया, है ना। तो इस तरह की चीजें यानी कि उसका उपयोग, ये सारे प्रागैतिहासिक काल की चीजें हैं। तो इसके जो प्रमुख यानी कि साक्ष्य यहाँ पर जो एमपी में मिलते हैं, वो आपका सबसे आदिम जो मिलता है वो आदि मानव मिलता है। आदि मानव, हाँ, होमो इरेक्टस जो है आदि मानव है, वो यानी कि एमपी के जगह है हथनौरा। कहां पर है ये? सीहोर जिले में है। वहां पर यानी कि एक मानव का आदिम साक्ष्य मिलता है, ठीक है, जिसको नर्मदा मानव कहते हैं, कि नर्मदा घाटी में मिला हुआ है, तो ये नर्मदा मानव।
उनको बुला लो। इसके बाद आपका इस प्रकार की जो साक्ष्य मिलते हैं भीमबेटका में मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं? भीमबेटका। ये कहां पर है? रायसेन जिले में है। भीमबेटका रायसेन जिले में है। तो यहां पर यानी कि कैसे मिले? शैलाश्रय मिले, यानी कि आपके, हाँ मतलब उसमें चित्र बने हुए हैं, मतलब कलर का यूज किया है। हाँ, इसके अलावा और है, अच्छा इसके अलावा और कहां पर मिले हैं कि आसपास की हम बात करें तो मुरैना जिले में पहाड़गढ़, मुरैना जिले में पहाड़गढ़ जो है ना, ये बिल्कुल कई जगह पर यानी कि आपके एमपी में इस प्रकार के साक्ष्य मिले हुए हैं। ग्वालियर में आपका यानी कि सुल्तानपुर में मिले हैं, बिलुआ जो एक जगह है वहां पर भी मिले, ऐसे कई जगह पर हैं जो यानी कि इस टाइप के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आपका फिर आपका प्राचीन काल जो आ जाता है। मध्य प्रदेश में प्राचीन काल के जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं? अजय, सबसे पहले आपका जो यहाँ पर वैदिक काल की हम बात करें, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का हालांकि कोई साक्ष्य नहीं मिला है। उसके बाद यानी कि वैदिक काल से साक्ष्य यहाँ मिलना स्टार्ट होता है। ठीक है, हाँ आयरन एज का मिलता है, तो आपका भिंड मुरैना जो एरिया है वहां से। इसके बाद वैदिक काल के कुछ जो साक्ष्य मिल जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद फिर आपका जो महाकाव्य काल है, महाभारत काल, रामायण और महाभारत वाला, है ना। रामायण का आपको पता है चित्रकूट एक बहुत बड़ा भगवान राम का वो रहा है। यहाँ पर कई साक्ष्य मिलते हैं, मंदाकिनी नदी के किनारे जो चित्रकूट बसा हुआ है ना। यहाँ पर भरतकूप है ना, और सती अनुसुईया का आश्रम है। ठीक है, और ये कई ऐसी जगह हैं जो यानी कि रामायण काल के मिल जाते हैं। इसके अलावा जो आपका तमसा नदी है जो रामायण काल की, वो आपकी जो टोंस नदी है ना, वो यानी कि तमसा नदी का ही साक्ष्य है। तो ये रामायण काल के हो गए। ऐसे देखिए बहुत सारी मान्यताएं हमारे यहाँ हैं जो इस प्रकार की जगह मिलती हैं। जैसे रामायण काल में जो हमारे जो भगवान राम की जो ननिहाल थी ना, वो हमारे बहुत पास में ही आपके छत्तीसगढ़ जो है वहां पर यानी कि कौशल प्रदेश जो है ना वहां पर थी। मंदोरी का जो मायका जो है मंदसौर में बताया जाता है, यानी कि रावण की ससुराल मध्य प्रदेश में थी। हाँ, तो वो भी ऐसी कई जगह को कनेक्ट किया जाता है। महाभारत काल की कई यानी कि जो साक्ष्य हैं उसमें आपका एक मुरैना जिले का है ना, हाँ जो कुंतलपुर था ना, ये आपका जो राजा कुंतल भोज थे ना जिन्होंने कुंती का पालन पोषण किया था, तो ये वर्तमान में मुरैना जिले का आपका कुतवार गांव है। ये आसन नदी के किनारे है ना। तो ऐसा बताते हैं कि कुंती ने यहीं पर यानी कि अपने शादी से पहले यानी कि कर्ण को जन्म दिया था और उसको यानी कि आसन नदी में प्रवाहित कर दिया था। तो ये जगह भी यानी कि आपकी मुरैना के नहीं वही तो है, आसन नदी तो है, ये नदी का नाम है आसन। आसन नदी जो है ना ये आपकी कुतवार में है, अभी भी है, आसन नदी है। ठीक है, और इसके बाद आपके महाभारत काल में जिसे वो बताते हैं भीमबेटका, वो यानी कि यहाँ बताते हैं कि भीम बैठे थे, है ना, भीम की बैठक थी, तो वो यानी कि भीमबेटका उससे संबंधित है। हाँ,
ऐसा बताते हैं कि पन्ना जो नेशनल पार्क है वहां पर इन्होंने वनवास व्यतीत किया। शहडोल में एक जो जगह है ना आपका, जो विराट नगर बताया जाता है ना, महाभारत काल में जहाँ अज्ञातवास व्यतीत किया था, तो वो इनके शहडोल जिले से बताया जाता है कि विराट नगर वहां पर उन्होंने भीमकुंड ऐसी छतरपुर में है। तो यहाँ पर इनके आसपास के एरिया में उनका आना जाना रहा, मतलब महाभारत काल में। और महाभारत के युद्ध में भी कई वंश के इनके राजाओं ने इसमें भाग लिया था, है ना। जैसे आपका चेदी वंश का राजा था शिशुपाल, वो भी इनके महाभारत काल में लड़ नहीं पाया बेचारा, उससे पहले ही वो गलती कर बैठा और श्री कृष्ण भगवान ने उसको मार दिया था। तो ये आपके बुंदेलखंड क्षेत्र का था। बुंदेलखंड का जो इतिहास है ना, बहुत ही शौर्य का इतिहास रहा है। यदि मध्य प्रदेश की संस्कृति में बात की जाए ना, तो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है ना वो बुंदेलखंड का ही है, मतलब लोकल की जो संस्कृति है और इतिहास जो है ना बुंदेलखंड का बहुत रिच है। इसके बाद आपका जनपद काल की हम बात करें तो यहां पर महाजनपद काल, महाजनपद में आपके 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद एमपी में थे। एक आपका अवंती और दूसरा आपका चेदी। अवंती कहां पर है? उज्जैन, है ना। उज्जैन का ही नाम आपका अवंती या अवंतिका, ये महाजनपद था, ठीक है। और चेदी ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में। ये जो चेदी था इसकी राजधानी शुक्तिमती थी। और ये आपका जो अवंती था इसकी 2 राजधानियां थी। हाँ, वेरी गुड। जो आपका उत्तरी अवंती थी उसकी राजधानी उज्जैनी थी, और दक्षिणी अवंती जो प्रांत था उसकी राजधानी महिष्मती। आपने वो मूवी देखी होगी बाहुबली, देखिए ये महिष्मती है। जी जी, महिष्मती मतलब आपका ये है बाहुबली जो है ना, तो वो महिष्मती मतलब आज के समय में महेश्वर जो है ना, एमपी के खरगोन डिस्ट्रिक्ट में जो है ना महेश्वर, वही आपका महिष्मती, ठीक है। तो ये 2 महाजनपद थे आपके महाकाल में। इसके बाद आपका जो प्राचीन काल में और घटनाक्रम में हम आगे बढ़ते हैं, फिर जैसे मगध का उत्कर्ष हो जाता है तो ये सब उसी में मिल जाते हैं। तो मौर्य वंश का जब शासन स्टार्ट होता है तो उस समय आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय तक कोई डायरेक्ट शासन नहीं होता है, लेकिन बिंदुसार जब होता है वो पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था को करता है। तो यहां पर अपने बेटे अशोक को उज्जैनी का वो गवर्नर बनाता है। अवंती प्रांत है, अवंती प्रांत, अवंती प्रांत का राज्यपाल बनाया जाता है। किसको? अशोक को बनाया जाता है। और इसी समय अशोक को एक लड़की से प्यार होता है। हाँ, ये विदिशा के एक नगर सेठ थे, उसमें विदिशा नहीं कहा जाता था, नहीं बेलसा भी नहीं कहा जाता था उस समय, उसको वेशनगर कहा जाता था। दर्शान या वेशनगर जो था, तो ये इस समय नहीं, उसकी जो नगर सेठ की बेटी थी, क्या नाम? श्रीदेवी। हाँ, कई नाम मिलते हैं, महादेवी, है ना। तो इसके साथ में अशोक की शादी होती है। कौन? नहीं, शाक्य कुल की नहीं, शाक्य कुल की नहीं है। शाक्य कुल का ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है ना।
लेकिन इनसे जो संतानें जो होती हैं, इनमें एक बेटा होता है और एक बेटी होती है। बेटा आपका महेंद्र है और बेटी संघमित्रा है। वेरी गुड। इन दोनों को प्रचार करने के लिए अशोक जो है ना श्रीलंका भेजा, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं जाकर के। तो ये एक कनेक्टिविटी एमपी के साथ में, हाँ, एक लंबे समय तक ये अशोक गवर्नर रहा। फिर उसके बाद उसने यहाँ पर कई कंस्ट्रक्शन भी करवाए शासक बनने के बाद। क्योंकि ससुराल है तो ससुराल में व्यक्ति ज्यादा काम करवाएगा, है ना। तो यहाँ पर उसने अशोक के नाम पर अशोक नगर, है ना, अशोक नगर जो है ना इसी ने बसाया। इसके बाद सांची आपने बहुत फेमस जगह है, इसलिए फेमस है क्योंकि इसने अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे, लेकिन सबसे बड़ा स्तूप अपनी ससुराल में बनवाया था उसने, सांची बनवाया था। तो ये सांची का जो स्तूप है ना सबसे बड़ा है, क्योंकि उसकी वाइफ ने कहा कि यही बनाओ, तो सबसे बड़ा स्तूप उसने सांची में बनाया। ठीक है। इसके बाद उसके अभिलेख भी कई जगह पर मिलते हैं जी। एक तो अभिलेख आपका सबसे बड़ा जो है गुर्जरा, गुर्जरा इसलिए इंपॉर्टेंट, ये दतिया जिले में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। क्यों? हाँ, क्योंकि ये गुर्जरा जो अभिलेख है, यानी कि उसके 4 अभिलेख मिले हैं, जिनमें से एक अभिलेख ये गुर्जरा है जिसमें उसका नाम अशोक मिलता है। उत्तर भारत में एकमात्र यही है जिसमें उसका नाम अशोक मिलता है। बकाया जो 3 है ना वो दक्षिण भारत में मिलते हैं। तो उत्तर भारत में एकमात्र अभिलेख है जिसमें उसका नाम अशोक मिलता है। यदि कोई दतिया जिले का है क्या? हाँ भाई, लो, आपसे पूछा जाएगा, मतलब पूछा जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि साहब ये पूछा जाए, लेकिन पूछने की संभावना है। तो ये यहाँ पर यानी कि अशोक का नाम अशोक मिलता है। अब आपको अशोक का नाम अशोक तो मिलेगा ही, और क्या मिलेगा? बाकी जगह नहीं है, बाकी जो अभिलेख है उसमें उसकी उपाधि मिलती है। हाँ, देव नाम प्रियदर्शी, ये इसकी उपाधि मिलती है। अशोक का नाम अशोक गुर्जरा मिलती। इसके अलावा और जगह पर इसके जो अभिलेख हैं, एक आपका है रूपनाथ, कटनी में मिलता है। हाँ, तारूमारू, ठीक है। इसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि बस ज्यादा डिटेल में नहीं जाए, क्योंकि इतिहास वालों के लिए ठीक है और लोगों के लिए इतना ठीक नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल जो है, मतलब मौर्यों के बाद का समय, तो जो ब्राह्मण राज्य आते हैं इसमें शुंग वंश है। कौन सा है? शुंग वंश। और शुंग वंश में आपका पुष्यमित्र शुंग का जो बेटा है अग्निमित्र है ना, अग्निमित्र। इसमें कोई हिंदी साहित्य का है क्या? हिंदी साहित्य वाले नहीं। तो जो आपका कालिदास की पुस्तक है मालविकाग्निमित्रम, तो मालविकाग्निमित्रम का जो नायक है वो यही है, अग्निमित्र है। इसकी जो राजधानी है वो वेशनगर है, मतलब आपका विदिशा। और यहां पर ही इनकी पाटलिपुत्र के बजाय इनकी मेन जो राजधानी है वो यही हो जाती है। कौन सी? वेशनगर हो जाती है। यहां पर एक विदेशी जो राजदूत आता है हेलियोडोरस। कौन आता है?
हेलियोडोरस। इस हेलियोडोरस के द्वारा यहां वेशनगर में आपका एक स्तंभ बनवाया जाता है, इसको बोला जाता है गरुड़ स्तंभ। गरुड़ स्तंभ। इस समय यहां का राजा जो है ना, हाँ, काशी पुत्र भागवत है। काशी मतलब मां का नाम है काशी पुत्र भागवत। ये आपका यानी कि यहाँ का राजा है, जिसके दरबार में ये हेलिडोरस जो है यूनानी राजदूत है। यूनानी राजदूत। और ये यानी कि इंडिया में पहला यानी कि धर्म परिवर्तन होता है। यानी कि ये विदेशी है, यूनान से आया हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान की संस्कृति से बहुत प्रभावित हुआ और यानी कि ये वैष्णव धर्म से प्रभावित हो गया। और वैष्णव धर्म में भी आपका जो खासकर भागवत धर्म है, जहां यानी कि भागवत धर्म आपको मालूम विष्णु के वाहन कौन है? गरुड़ है। तो उन्हीं गरुड़ के लिए ये स्तंभ बनवा दिया गरुड़ स्तंभ। हाँ, भागवत धर्म का पहला जो साक्ष्य है वो मतलब जो पुरातात्विक साक्ष्य वो इसी में मिलता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका फिर आ जाते हैं हम गुप्त काल में। तो गुप्त काल में आपका जो राजा समुद्रगुप्त है, जो समुद्रगुप्त पूरे हिंदुस्तान को जीतता है और इसीलिए उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है ना। तो ये आपका समुद्रगुप्त जब इनके राज्यों को जीतता है तो यहां पर ज्यादातर जो है ना नागवंशीय शासक है। यहां पर कौन है? नागवंश के शासक है। तो नागवंशीय जो शासक हैं उनकी जो राजधानियां है ना, वो मुख्य रूप से आपकी कहां पर है? पहले विदिशा थी, सबसे पहले विदिशा यानी कि वेशनगर। उसके बाद आपकी हाँ पवाया, मतलब जो आज पवाया जो गांव है ना ग्वालियर का, वो यानी कि उस समय यानी कि ये पद्मावती कहा जाता था। पद्मावत क्षेत्र कहा जाता था। तो ये यानी कि आपकी नागों की राजधानी थी दो। ठीक है, हाँ फिर हिस्ट्री में हम बाद में घुसेंगे। हाँ बिल्कुल, भीमनाग बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, फिर ये यानी कि गुप्त काल से आगे हम बढ़ जाते हैं और आपका फिर इसके बाद यहां पर समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जो राजा है, कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कहा जाता है। इसकी जो राजधानी है वो आपकी दूसरी राजधानी उज्जैन में है। इसकी राजधानी कहां पर है? उज्जैन है, सांस्कृतिक राजधानी। ठीक है, इसके बाद आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो नव रत्न वाला दरबार था वो यहीं लगता था। कहां पर? उज्जैन में। यहीं पर कालिदास जी थे। ठीक है, और यहीं पर आपके जो बहुत बड़े वो हुए हैं ज्योतिषाचार्य जी, बरामेहिर की जन्मस्थली इसी के पास में है। उज्जैन के पास में एक जगह है, कौन सी? कायथा, है ना। तो ये आपके कालिदास, हाँ कपिथा या कायथा वही है ना। और बरामेहिर, ये दोनों आपके एमपी के ही हैं। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। फिर आपका गुप्त वंश के बाद यहां पर जो गुप्तोत्तर काल में एक बड़ा जो वंश हुआ है वो है, नहीं ये तो इनके कुशाण तो मतलब इनडायरेक्ट हुआ है, डायरेक्ट शासन मतलब नहीं है ना।
इसलिए हमने उसको मौर्य काल में जिक्र ही नहीं किया उसका, ठीक है। और यदि हम बात करें तो मौर्योत्तर काल में एक उसको हम ले सकते थे यहाँ पर, जो शक वंश है ना, हाँ गुप्त काल में, हाँ ये ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाँ यानी कि सती प्रथा का जो अभिलेखीय प्रमाण है वो आपका एमपी में एरण में मिला है। कहां पर मिला है? एरण, सागर जिले में है, जो सागर जिले में 510 एडी का है। हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। जब हिस्ट्री की बात करेंगे तो चीजों को हम डिटेल में ले जाएंगे। हेलो, हाँ गुड इवनिंग। इसके बाद आपका यहाँ पर हम बात करें वर्धन वंश का, यहाँ पर कोई खास वो नहीं मिलता है। अब आ जाते हैं हम राजपूत काल में सीधे, ठीक है। राजपूत काल में यहाँ पर कई राजपूत वंशों का शासन रहा, अलग अलग यानी कि एरिया में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चंदेल वंश, है ना, चंदेल वंश। और चंदेल वंश का एक बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसकी यानी कि आपका खजुरवाहक जिसको कहा जाता है ना, वो यानी कि इनकी राजधानी प्रारंभ में थी। फिर उसके बाद इनकी राजधानी महुआ भी रही, ठीक है। और इसमें आपका चंदेल वंश में एक से एक महान शासक हुए और इनके द्वारा आपका खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया गया। ये पूरी दुनिया में बहुत ही फेमस मंदिर है। और खास बात यह है कि ये ऐसे मंदिर हैं इनकी पूजा नहीं होती है। नहीं, कंदरिया में नहीं होती, एक बाहर जो शंकर जी का मंदिर बना हुआ है उसमें होती है। इन मंदिरों में इनकी पूजा नहीं होती है, नॉन एक्टिव है ये सारे। हाँ वो बाहर की साइड बना हुआ उसमें सब हाँ सारे देवताओं को है ना। जैसे आपका कंदरिया महादेव मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, ठीक है। हाँ तो ये अलग अलग यानी कि सारे मंदिर है, बरहा मंदिर है, हाँ मतंगेश्वर मंदिर है। और ये यानी कि हिंदू मंदिर के साथ साथ में यहाँ पर आपके जैन मंदिर भी हैं, है ना। दूल्हा देव का मंदिर भी है जो आदिवासी यानी कि नहीं वो मैं बता रहा हूँ कि जो दूल्हा देव उनमें माने जाते हैं ना, वो यानी कि एक तरह से वो कहानी किस्सा है, लेकिन वो यानी कि शिव का रूप है, अलग बात है। लेकिन वो दूल्हा देव जो है ना, इनमें जो लोकप्रिय देवता है वो आदिवासियों में है। आपका जो वो शिव का ही रूप है ना, शिव रूप में उनका होता है। चंदेल वंश के बाद फिर परमार वंश, यहाँ पर मालवा में हुआ है। इसकी राजधानी आपकी इनकी पहले उज्जैन थी और बाद में इनकी धार हो गई। और धार ये आपके राजा भोज जो थे ना, राजा भोज इसमें सबसे फेमस राजा हुए हैं। बिल्कुल 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 सही समझ लिया आपने, ये उन्हीं के लिए है। ये राजा भोज ने आपका भोपाल का जो तालाब, जो झीलें है ना, भोपाल के तालाब इन्हीं ने बनवाया। और एक मिनट, उसके बाद भोजशाला जो है ना आपका, वहां पर संस्कृत भाषा का यानी कि एक विद्यालय था, वहीं पर सरस्वती का यानी कि प्रतिमा स्थापित करवाई गई थी। ये सारे काम राजा भोज के द्वारा करवाए गए। लेकिन आज एक बात का विषय बन गया है भोजशाला, है ना, क्योंकि वहां पर एक हाँ। इसके बाद आपका यहाँ पर कल्चरी वंश हुआ है।
इनकी राजधानी आपकी जबलपुर के पास में त्रिपुरी थी। कौन सी थी? त्रिपुरी। ठीक है, चलिए। और कोई खास आपको जो प्राचीन काल में दिखाई दे? हाँ, अब यानी कि इस एरिया की हम बात कर लें, चंबल एरिया में आपका जो था कच्छप घात वंश, है ना। कच्छप घात वंश जिसका अपभ्रंश होकर के बाद में अब कछवाय हो गया, बाद में कुशवा हो गया, आजकल वो अपने आप को राजावत कहते हैं। ठीक है, तो ये कच्छप घात वंश जो है आपका मुरैना जिले में सिहोनिया और ग्वालियर और नरवर शिवपुरी में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और आपका नरवर और दूधकुंड, ये यानी कि इनकी राजधानियां रही। इसके बाद आपका प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश इसका शासन ग्वालियर में रहा, और ग्वालियर में आपका यो प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज है ना, इनकी यहां पर यानी कि एक अभिलेख मिलता है मिहिर भोज का। जी, मिहिर भोज का अभिलेख मिलता है। इसके बाद आपका तोमर वंश, वो मध्यकाल में आते आते हो जाता है। ठीक है, और तोमर वंश की राजधानी आपकी ग्वालियर थे। बिल्कुल, ग्वालियर के किले के बारे में चर्चा तो होनी है आपसे, इसीलिए मैं आपको ज्यादा डिटेल में बता रहा हूं कि सबसे पहले ये जो किला है इसका निर्माण कार्य जो शुरू करवाया था ये कच्छप घात वंश के राजा ने करवाया था। हाँ, ये राजा सूरज सेन थे। किस वंश के राजा थे? ये कच्छप घात वंश के राजा था। इसी वंश के एक राजा हुए हैं राजा महिपाल, जिन्होंने सहस्त्र भाव मंदिर का निर्माण करवाया था। दो इसलो यानी कि इसका अपभ्रंश होकर के सास बहू का मंदिर है, एक यानी कि विष्णु मंदिर है और एक शिव मंदिर है ना। ऐसा बताते हैं कि एक सास के लिए एक बहू के लिए, है ना, तो उनमें लड़ाई होती थी तो उन्होंने अलग अलग मंदिर बनवा दिए, है ना। तो बनाई हुई बातें हैं, सहस्त्र भाव है। हाँ, इसके बाद आपका जो ये तोमर वंश के द्वारा यहां पर जो राजा मानसिंह इस वंश के सबसे महान राजा हुए हैं, राजा मानसिंह तोमर। ये मानसिंह तोमर के द्वारा मान मंदिर, है ना, कौन सा? मान मंदिर, ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है, यानी कि ग्वालियर फोर्ट की सबसे बड़ा मंदिर है मान मंदिर। हाँ, फिर इन्होंने गुजरी महल बनवाया क्योंकि इन्होंने 9 शादियां की थी। 90 नंबर की जो शादी हुई थी वो गुजरी जाति की, मतलब गुजर जाति की जो मृगनयनी थी उससे शादी हुई थी, तो उसी के नाम पर ये गुजरी महल बनवाया, गुजर रानी के लिए गुजरी महल बनवाया इन्होंने। ठीक है, ग्वालियर फोर्ट में यदि हम बात करें तो यहां पर 3 वो है क्या, म्यूजियम है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का म्यूजियम है, एक स्टेट गवर्नमेंट का म्यूजियम है, और एक आपका ये अलग से कौन सा, ये गुजरी महल वाला म्यूजियम है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट का है, लेकिन किले के ऊपर 2 है और एक किले के नीचे जो गुजरी महल है वहां पर बने हुए। ठीक है, तो ये आपका ग्वालियर के आसपास कच्छप घाट। जी, कौन सा वाला? ये 510 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 6वीं शताब्दी में स्टार्ट। ये प्राचीन काल के यानी कि सारे आपके प्रमुख राजवंश हो जाते हैं। अब हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बाद में चर्चा करेंगे।
ये ओलिकर वगैरह जो भी आपके गर्दविल है ना, वो सब आपके बाद में चर्चा का विषय है। ठीक है, अब आइए मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सबसे पहले यहां पर महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, है ना। तो महमूद गजनवी के आक्रमण को आपके चंदेल वंश के विद्याधर ने रोकने का कोशिश की थी, एक फैक्ट ये है। उसके बाद दूसरा जो आपका यहाँ का जो प्रतिहार वंश के राजा थे कीर्तिराज, उनके द्वारा भी इनके प्रतिरोध किया गया था, किसका, महमूद गजनवी का। ठीक है, सॉरी वो मोहम्मद गौरी का है, मोहम्मद गौरी का। ठीक है, मोहम्मद गौरी का एक यही प्रतिरोध हुआ है और कोई बड़ा प्रतिरोध नहीं हुआ। इसके बाद आपका दिल्ली सल्तनत जब स्टार्ट होता है तो दिल्ली सल्तनत में यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम है, इसके द्वारा आपका परमर्दी देव जो है, चंदेल वंश के राजा है, परमर्दी देव, इनको परमाल भी कह देते हैं, इनको यानी कि इसके कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हरा दिया जाता है और उनकी राजधानी जो कालिंजर है उस पर अधिकार कर लिया जाता है। ये आपका 1203 में हो जाता है, बुंदेलखंड को जीत लिया गया। ठीक है, इसके बाद ग्वालियर जो है, ग्वालियर पर अधिकार जो होता है वो आपका इब्राहिम लोदी का जो है उसके द्वारा यानी कि जीत लिया जाता है, क्योंकि सिकंदर लोदी के द्वारा प्रयास किया जाता है लेकिन वो सफल नहीं होता है, इब्राहिम लोदी के द्वारा जीत लिया जाता है। और आपका यहाँ जो राजा मान सिंह का बेटा है विक्रमादित्य, या विक्रम सिंह भी बोल देते हैं, ठीक है, ये यानी कि इनका अधीन हो जाता है और फिर ये युद्ध में भी यानी कि लड़ता है, मारा जाता है। ठीक है, और एक दिल्ली सल्तनत के समय की यही महत्वपूर्ण घटना है। और फिर यदि हम मालवा क्षेत्र में जाएं तो वहां पर जाकर के आपका जो इसको महाकाल मंदिर को जो क्षति पहुंचाई जाती है ना, इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद आपका जो अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी भेलसा और मालवा को जीतता है। ठीक है, और वो यानी कि आगे बढ़ जाता है। फिर आपका तुगलक वंश में यदि हम देखें, निर्माण के लिए, हाँ, धार में यानी कि जो किले का निर्माण करवाता है वो। ठीक है, ये छोटे छोटे यानी कि दिल्ली सल्तनत समय के घटनाक्रम है। ठीक है, फिर लोकल लेवल पर यदि हम बात कर लें तो वहां पर मालवा में आपका जो एक वहां पर हाँ, मतलब जो सल्तनत है वो यानी कि खिलजी वंश वहां का लोकल का जो है ना, वो यानी कि स्टैब्लिश होता है। जो एक मेन जो युद्ध होता है वो आपका राणा सांगा और आपके जो राणा कुंभा और वहां का जो मालवा का शासक है हाँ, महमूद खिलजी जो है, उसके बीच में युद्ध। ये हम अभी चर्चा में नहीं जाएंगे, ये सामान्य तौर पर इतिहास में विषय में पूछा जाएगा। हाँ, मांडू के बारे में, पर्यटन स्थल के बारे में चर्चा करेंगे तब। ठीक है, मुगल काल में यदि हम बात कर लें तो यहां बाबर जो है आपका चंदेरी पर अटैक करता है। ठीक है, चंदेरी का युद्ध लड़ता है। यहां पर चंदेरी का उस समय राजा है मैदिनी राय। कौन है? मैदिनी राय। यहां पर यानी कि जो इसको जीत लिया जाता है चंदेरी के किले में, फिर वहां पर रानियों के द्वारा जौहर किया जाता है, तो वहां हाँ विवाह करवा देता है। ठीक है, इसके बाद यानी कि ग्वालियर के किले पर इसका अधिकार हो जाता है और ग्वालियर के किले की बहुत तारीफ करता है। और यहीं पर यानी कि उसके जो गुरु हैं मोहम्मद गौस, उनका मकबरा भी बना है।
मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर में बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपका जो बाबर आगे नहीं बढ़ पाता है, हुमायूं भी नहीं आ पाता। फिर अकबर, अकबर के समय में दो प्रमुख घटनाएं होती हैं। हाँ, अकबर के समय आपका एक मालवा का जो शासक है बाज बहादुर, रूपमती बाज बहादुर और रानी रूपमती की कहानी जो आपने सुनी होगी। इसकी राजधानी आपकी जो धार मांडू हुआ करती है, तो ये जीत लिया जाता है इसको मालवा का। दूसरा जो गौरवमय इतिहास है वो आपका गोंडवाना का है। गोंडवाना को जीतने के लिए अकबर ने अपने सेनापति आसफ खान को भेजा था और यहाँ की रानी दुर्गावती थी, रानी दुर्गावती, जो यानी कि युद्ध करते हुए खुद मृत्यु का वर्ण करते हैं, है ना, कटार भोंप लेती है अपनी रक्षा के लिए। तो ये रानी दुर्गावती, ठीक है, ये आपका पूरा मिडिवल का हो जाता है। अब आ जाइए आधुनिक काल में। आधुनिक काल में यदि हम देखें तो पहला जो घटनाक्रम बड़ा होता है, तो पूरा देश यानी कि रियासतों में है, तो ज्यादातर यानी कि रियासतें जो है उस समय यानी बड़ी बड़ी जो रियासतें हैं उसमें ग्वालियर जो है, ग्वालियर में सिंधिया वंश का शासन है और आपका इंदौर में होलकर वंश का शासन है। ये दो बड़ी बड़ी रियासतें हैं जिनका बड़ा वो है, ठीक है। और फिर छोटे छोटे यानी कि रियासतें हैं और वो सभी रियासतें कहीं ना कहीं अंग्रेजों के द्वारा यानी कि अपने अधीन कर ली जाती हैं। फिर आपका 1857 की जो क्रांति होती है, पहला यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति, इसमें एमपी में पहली शुरुआत कहां से होती है? नीमच से शुरुआत होती है। नीमच जो छावनी है, सैनिक छावनी, वहां से इसकी शुरुआत होती है। फिर देश के कई भागों में इसका प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें एक बड़ी घटनाक्रम ये होता है कि 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई जो है ना, हाँ, महारानी लक्ष्मीबाई शहीद होती हैं और इनका शहीद स्मारक ये ग्वालियर में फूलबाग पर बना हुआ है, ठीक है। और भी जगह पर यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में यानी कि ये 1857 की क्रांति होती है, ठीक है। इसके बाद आपका स्वतंत्रता संग्राम जो होता है उसमें कई बड़े नाम हैं, जिनमें एक बहुत बड़ा नाम है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ये आपके अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में भावरा जगह है, वहां पर सीताराम तिवारी जी के यहाँ इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इन्होंने जो बड़े बड़े कांड हुए, मतलब वो वाले कांड नहीं जो आजकल हो रहे हैं, मतलब आजादी की लड़ाई में लड़ाई कांड किए वो, तो काकोरी कांड में भी ये थे। और फिर इन्होंने जो क्रांतिकारी संगठन जो सबसे बड़ा था उस समय, कौन सा? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसका इन्होंने पूरा लीड किया था। और इस काकोरी कांड से एमपी के एक व्यक्ति का नाम और जुड़ा हुआ है, वो मुरैना जिले के आपके हैं, वो है राम प्रसाद बिस्मिल। पूरा नाम उनका है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। आप भी सही कह रही हैं मैम, ये पंडित जी नहीं थे, ये एक्चुअल में तोमर
थे, लेकिन चूंकि इन्होंने काशी में विद्या प्राप्त की थी इसलिए पंडित की उपाधि हो गई। और इनका नाम राम सिंह तोमर था, लेकिन इन्होंने अपने जो बिस्मिल नाम से ये वो लिखते थे, क्या कविताएं लिखते थे, तो इसलिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ये है। मुरैना जिले से ये काकोरी कांड में इनको सजा हुई थी, है ना। जो प्रमुख लीड करने वाले यही थे, कौन, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। चंद्रशेखर आजाद भी इनके साथ में थे। तो ये आपका बड़े बड़े क्रांतिकारियों में किनका, किसका, हाँ, ये चंद्रशेखर आजाद जी ओरछा में है ना, जो नदी है वहां पर इनके ब्रह्मचारी बन करके रहे है? हाँ, हरे शंकर यानी कि ब्रह्मचारी के नाम से वहां काफी लंबे टाइम तक रहे। हाँ। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका कुछ इंपॉर्टेंट और शख्सियत हैं, जैसे आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जो जन्म स्थान है, हाँ, इनकी जन्मस्थली आपकी जो है इंदौर जिले में जो मऊ छावनी है, मऊ, वहां पर, क्योंकि इनके पिताजी सूबेदार थे, है ना, वहीं पर आर्मी में, तब इनका जन्म हुआ था। फिर बाद में चले गए थे, ठीक है, महाराष्ट्र के रहने वाले थे, महाराष्ट्र चले गए थे। इसके अलावा और अन्य जो शख्सियत हैं उनमें देखा जाए तो जो आजादी की लड़ाई लड़ने में फिर लोकल लीडर पर आपके निगे कई छोटे छोटे नाम मिलते हैं जो गांधी जी के सहयोगी के रूप में रहे, ठीक है, और कई यानी कि महिला यानी कि नेत्रियां भी रहीं, कवित्रियां भी रहीं। तो ये छोटे छोटे यानी कि लीडरशिप जिन्होंने लोकल लेवल पर काम किया। और कुछ लीडर आपके जो आदिवासी लीडर भी निकल करके आए थे, जिनमें आपका जैसे जंगल सत्याग्रह हुआ था, है ना, यहाँ जब गांधी जी ने आपका नमक कानून तोड़ने के लिए सविनय के सत्याग्रह चलाया था, उस समय एमपी में जंगल सत्याग्रह आदिवासियों के द्वारा चलाया गया था। यहाँ पर एक झंडा सत्याग्रह हुआ था, है ना, जबलपुर से स्टार्ट हुआ था, है ना। और फिर आपका मतलब ये आजादी में काफी जो योगदान हो सकता था, सभी मूवमेंट जो गांधी के द्वारा चलाए गए थे उन सभी में इनका योगदान देखने को मिलता है। तो ये आपका एमपी की हिस्ट्री फिनिश हो गई, ठीक है।